नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा गंभीर विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, नमस्कार। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं आज, कुछ लेख, कुछ सरकारी फैक्ट शीट, कुछ शोध पत्र, और ये सब मिलकर कई अलग-अलग तरह के संकटों और उनसे निपटने की रणनीतियों की तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। हम आर्थिक मंदी से लेकर ईएमपी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के खतरे, संचार व्यवस्था ठप होने की चुनौतियां, यहाँ तक कि परमाणु युद्ध जैसी बहुत बड़ी आपदाओं तक की बात करेंगे। हाँ, और इन स्रोतों में ready.gov, Equifax, वॉशिंगटन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, वीडेम इंस्टीट्यूट, द प्रिपेयर्ड, कैनेडियन प्रेपर और ओपन मेड साइंस जैसे कई नाम शामिल हैं। तो हमारा मकसद है कि इन सब जटिल विषयों से जो सबसे जरूरी जानकारी और सीख है, उसे निकालकर अपने श्रोताओं तक पहुंचाएं। सही कहा। और ये समझना जरूरी है कि ये सारे स्रोत हमें दिखाते हैं कि आज की दुनिया में जोखिम कितने अलग-अलग तरह के हैं। आर्थिक हैं, तकनीकी हैं, सामाजिक हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो हमारे अस्तित्व के लिए ही खतरा बन सकते हैं। तो इन जोखिमों को समझना, इनकी प्रकृति को जानना और तैयारी के तरीकों पर गौर करना ये बहुत जरूरी हो जाता है, भले ही इनमें से कुछ चीजों के होने की संभावना बहुत कम लगे, है ना? बिल्कुल, अनदेखा करना कोई समाधान नहीं है। जानकारी होना ही पहला कदम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं शायद उस चीज से जो लोगों को सबसे ज्यादा करीब लगती है, आर्थिक मुश्किलें, जैसे मंदी। इक्विफैक्स का जो स्रोत है वो क्या कहता है इस बारे में? हाँ, इक्विफैक्स जोर देता है एक बहुत ही बुनियादी चीज पर, इमरजेंसी फंड। उनका सुझाव है कि हर किसी को कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर पैसा अलग रखना चाहिए। 3 से 6 महीने? ये तो काफी बड़ी रकम हो सकती है कई लोगों के लिए। हाँ, हो सकती है, लेकिन ये एक बफर है। अगर अचानक नौकरी चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या अर्थव्यवस्था में ही बड़ी गिरावट आ जाए, तो ये फंड आपको तुरंत कर्ज में डूबने से बचा सकता है। और सिर्फ फंड बनाना ही काफी है या कुछ और भी? नहीं, और भी चीजें हैं, जैसे अपने कर्जों को समझना और उन्हें कम करने की कोशिश करना। अगर मुश्किल हालात बन रहे हैं तो लेनदारों से बात करके शायद कुछ रियायतें मिल सकती हैं, जैसे पेमेंट थोड़ी देर से करना या कम करना। इसे कठिनाई रियायतें या हार्डशिप कंसेशंस कहते हैं। अच्छा, और अगर आमदनी बंद हो जाए तो बिलों का भुगतान कैसे करें? कोई प्राथमिकता होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल। स्रोत कहता है कि सबसे पहले उन चीजों के बिल चुकाएं जो आपके रहने और काम करने के लिए जरूरी हैं, जैसे घर का किराया या मॉर्टगेज, गाड़ी का लोन अगर उससे काम पर जाते हैं, जरूरी यूटिलिटी बिल्स। बाकी चीजों को बाद में देखा जा सकता है। समझ गई। ये तो हुई आर्थिक तैयारी की बात। लेकिन आपने शुरू में ईएमपी का जिक्र किया था। ये क्या चीज है और इसका आर्थिक तैयारी से क्या लेना देना? हाँ, ईएमपी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, ये एक तरह की ऊर्जा का विस्फोट है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खराब कर सकता है, और इसका आर्थिक तैयारी से सीधा संबंध है। सोचिए, अगर ईएमपी हमला होता है। 1 मिनट, ये हमला कैसा? मतलब कौन करता है? ये परमाणु विस्फोट के कारण हो सकता है, खासकर अगर विस्फोट वायुमंडल में बहुत ऊंचाई पर किया जाए, या फिर इसे खास तरह के गैर परमाणु हथियारों, जिन्हें ई बम कहते हैं, उनसे भी पैदा किया जा सकता है। हो, और इसका असर? असर बहुत भयानक हो सकता है। वॉशिंगटन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का स्रोत बताता है कि ये एक बहुत बड़े इलाके में, शायद पूरे देश या महाद्वीप में, पावर ग्रिड को ठप कर सकता है, संचार के सारे माध्यम बंद कर सकता है, कंप्यूटर्स, फोन, गाड़ियां, लगभग हर वो चीज जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, वो बेकार हो सकती है। ये तो सुनने में ही डरावना लग रहा है। क्या ऐसा कभी हुआ है? हाँ, छोटे पैमाने पर। 1962 में अमेरिका ने प्रशांत महासागर के ऊपर एक ऊंचाई पर परमाणु परीक्षण किया था, स्टारफिश प्राइम। उसका ईएमपी असर लगभग 800 मील दूर हवाई तक महसूस किया गया। वहां स्ट्रीट लाइटें बंद हो गईं, बर्गर अलार्म बजने लगे और रेडियो संचार में बाधा आई। और वो तो 1962 की बात है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स पर कितना ज्यादा निर्भर हैं। बिल्कुल। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो बैंक बंद, एटीएम बंद, ऑनलाइन पेमेंट बंद। हाँ, सब बंद। तब आपका डिजिटल पैसा शायद किसी काम का ना रहे। इसीलिए वो जो इमरजेंसी फंड की बात हमने की थी, वो अगर थोड़ा कैश के रूप में भी हो तो बहुत मददगार साबित हो सकता है, कम से कम छोटी-मोटी जरूरतों के लिए। सही बात है। तकनीक पर हमारी निर्भरता वाकई एक दोधारी तलवार है। एक तरफ ये जीवन आसान बनाती है, दूसरी तरफ ये हमें बेहद असुरक्षित भी बनाती है। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है जिस पर वीडेम इंस्टीट्यूट का स्रोत ध्यान दिलाता है, इंटरनेट शटडाउन। हाँ, ये तो आजकल काफी सुनने में आता है। सरकारें इंटरनेट बंद कर देती हैं। बिल्कुल।
और ये अब सिर्फ कुछ खास देशों तक सीमित नहीं रहा, ये एक बढ़ता हुआ ट्रेंड है। सरकारें इसे सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने, विरोध प्रदर्शनों को दबाने या चुनाव के दौरान माहौल को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। इसके क्या परिणाम होते हैं, मतलब जानकारी रुकने के अलावा? के लिए तो सीधा खतरा है ही, लेकिन सोचिए अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ता है। आजकल कितने ही कारोबार ऑनलाइन चलते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा आती है, मरीजों की जानकारी नहीं मिल पाती, टेलीमेडिसिन रुक जाती है, शिक्षा का नुकसान होता है, खासकर जब पढ़ाई ऑनलाइन हो रही हो। हाँ, ये तो हमने कोविड के समय देखा ही है कि ऑनलाइन शिक्षा कितनी जरूरी हो गई थी। अब भारत और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC का जिक्र भी है शायद स्रोत में। हाँ, इन देशों में इंटरनेट शटडाउन के कई मामले सामने आए हैं अलग अलग कारणों से। ये दिखाता है कि ये अब एक ग्लोबल समस्या बनती जा रही है। तकनीक जो हमें सशक्त बनाती है वही नियंत्रण का हथियार भी बन सकती है। तो चाहे EMP हो या इंटरनेट शटडाउन या फिर कोई प्राकृतिक आपदा ही क्यों ना हो, व्यक्तिगत स्तर पर तैयारी बहुत जरूरी हो जाती है। Ready.gov और परमाणु युद्ध से बचाव वाले स्रोत दोनों ही एक बुनियादी आपातकालीन किट की बात करते हैं। इसमें क्या क्या होना चाहिए? हाँ, एक बेसिक किट तो हर घर में होनी ही चाहिए। इसमें सबसे जरूरी चीजें हैं पीने का पानी, कम से कम 3 दिन के लिए 1 गैलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ना खराब होने वाला खाना जैसे डिब्बाबंद खाना, एनर्जी बार, सूखे मेवे, ये भी कम से कम 3 दिन के लिए। एक बैटरी से चलने वाला या हैंड क्रैंक रेडियो, रेडियो वो क्यों? क्योंकि अगर बिजली और इंटरनेट बंद हो जाए तो रेडियो ही अधिकारियों से जानकारी पाने का एकमात्र जरिया हो सकता है। साथ में एक टॉर्च और अतिरिक्त बैटरी, एक फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट में क्या क्या होना जरूरी है? बेसिक चीजें जैसे पट्टियां, एंटीसेप्टिक वाइप्स, दर्द निवारक दवाएं, कैंची, टेप, दस्ताने। अगर परिवार में किसी को कोई खास मेडिकल जरूरत है तो उसकी दवाएं भी। इसके अलावा एक सीटी, मदद के लिए संकेत देने को, धूल से बचने के लिए डस्ट मास्क, प्लास्टिक शीटिंग और डक्ट टेप, आश्रय बनाने या हवा रोकने के लिए। और कुछ अतिरिक्त चीजें जिनका जिक्र था? जैसे जरूरी दवाओं की कम से कम 1 हफ्ते की सप्लाई, जरूरी दस्तावेजों की कॉपी जैसे पहचान पत्र, बीमा पॉलिसी, बैंक रिकॉर्ड्स, वाटरप्रूफ बैग में, कुछ कैश छोटे नोटों में, और साफ सफाई का सामान जैसे टॉयलेट पेपर, साबुन, सैनिटाइजर, महिलाओं के लिए जरूरी सामान। ये लिस्ट तो काफी लंबी है, लेकिन समझ आता है कि हर चीज का अपना महत्व है। बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीजें किसी बड़ी मुश्किल के समय जिंदगी आसान बना सकती हैं या शायद बचा भी सकती हैं। अब एक और बड़ी चुनौती की बात करते हैं, संचार। अगर बिजली नहीं, इंटरनेट नहीं, फोन नेटवर्क जाम, तो संपर्क कैसे करें? द प्रिपेयर्ड का स्रोत इस बारे में क्या कहता है? हाँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। स्रोत बताता है कि ग्रिड डाउन स्थिति में लंबी दूरी का संचार, मान लीजिए 188 मील या उससे ज्यादा, लगभग नामुमकिन हो सकता है। हमारे सामान्य तरीके फोन, इंटरनेट काम नहीं करेंगे। तो विकल्प क्या है? हैम रेडियो का जिक्र सुना है मैंने। हाँ, हैम रेडियो एक विकल्प है। ये बिना ग्रिड के भी काम कर सकता है, लेकिन इसकी अपनी चुनौतियां हैं। पहली बात, इसे इस्तेमाल करने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है और इसे चलाना सीखना पड़ता है। ये कोई प्लग एंड प्ले डिवाइस नहीं है। अच्छा, और इसकी रेंज, क्या इससे कहीं भी बात हो सकती है? ये उपकरण पर निर्भर करता है। जो हैंडहेल्ड रेडियो होते हैं उनकी रेंज काफी सीमित होती है, कुछ मील तक ही, खासकर अगर बीच में इमारतें या पहाड़ हों। लंबी दूरी के लिए बड़े एंटीना और ज्यादा पावर वाले सेटअप चाहिए होते हैं, और फिर भी वायुमंडलीय स्थितियों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो हैम रेडियो भी कोई पक्का समाधान नहीं है सबके लिए। सैटेलाइट फोन के बारे में क्या? सैटेलाइट फोन एक और विकल्प है, लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं, हैंडसेट भी और उनका सब्सक्रिप्शन भी। और ये भी पक्का नहीं है कि किसी बड़े EMP जैसी घटना में वो काम करेंगे या नहीं, क्योंकि सैटेलाइट खुद भी प्रभावित हो सकते हैं। तो फिर क्या करें? सबसे जरूरी है कि पहले से एक योजना हो। परिवार के सदस्यों या करीबी दोस्तों के साथ मिलकर तय करें कि अगर संपर्क टूट जाता है तो कहाँ मिलेंगे, कौन किससे संपर्क करने की कोशिश करेगा, संदेश कैसे पहुंचाएंगे। शायद कोई रिश्तेदार जो आपदा क्षेत्र से बाहर रहता हो, उसे केंद्रीय संपर्क बिंदु बनाया जा सकता है। हाँ, ये समझदारी की बात है। और क्या साधारण SMS काम आ सकता है? कभी कभी स्रोत कहता है कि जब फोन कॉल नहीं लगती तब भी SMS शायद निकल जाए, क्योंकि वो नेटवर्क पर कम लोड डालता है। लेकिन इस पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते, नेटवर्क बुरी तरह जाम हो सकता है। तो मतलब हो सकता है कि हमें पता ही ना चले कि हमारे प्रियजन कैसे हैं। हाँ, और स्रोत इस पर एक बहुत ही मार्मिक लेकिन जरूरी बात कहता है। शायद हमें इस स्थिति से मानसिक रूप से निपटना सीखना होगा। सब कुछ न जानने की स्थिति से समझौता करना, मेक पीस विथ नॉट नोइंग। ये मुश्किल है, पर शायद जरूरी भी। ये वाकई सोचने वाली बात है, अनिश्चितता को स्वीकार करना।
अब थोड़ा और बड़े पैमाने पर सोचते हैं। विकिपीडिया वाला जो स्रोत है वो वैश्विक विनाशकारी जोखिमों की बात करता है। ये क्या है? हाँ, ये ऐसे जोखिम हैं जिनका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। ये प्राकृतिक हो सकते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट या एस्टेरॉयड का टकराना, या फिर मानव निर्मित, जैसे परमाणु युद्ध, या शायद अनियंत्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या कोई बहुत खतरनाक महामारी। इसमें वैश्विक बनाम अस्तित्व संबंधी जोखिम में क्या फर्क है? वैश्विक विनाशकारी जोखिम का मतलब है ऐसी घटना जो दुनिया भर में भारी तबाही मचाए, लाखों या करोड़ों जाने ले और सभ्यता को गंभीर नुकसान पहुंचाए। अस्तित्व संबंधी जोखिम उससे भी एक कदम आगे है। ये ऐसी घटना है जो मानवता के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दे या हमारी भविष्य की संभावनाओं को हमेशा के लिए खत्म कर दे। इन जोखिमों के बारे में सोचना या अध्ययन करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल। पहली बात तो ये कि इनका कोई ऐतिहासिक उदाहरण नहीं है। हमने पहले कभी पूरी मानवता को खत्म होते नहीं देखा। दूसरी बात, सरकारों और संस्थाओं के पास इनसे निपटने के लिए तत्काल कोई प्रोत्साहन नहीं होता, क्योंकि ये दूर की कौड़ी लगते हैं। और तीसरी बात, हम इंसानों में कुछ संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह होते हैं। हम अक्सर कम संभावना वाली लेकिन भयानक घटनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं या उनके बारे में सोचना ही नहीं चाहते। स्तरों पर काम करना। पहला, रोकथाम, कोशिश करना कि ऐसी घटना हो ही ना। दूसरा, प्रतिक्रिया, अगर हो जाए तो उसके असर को कम कैसे करें। और तीसरा, लचीलापन, ऐसी व्यवस्थाएं बनाना जो इस तरह के झटकों को झेल सकें और उनसे उभर सकें। ये तो हुई बहुत बड़े स्तर की बात, लेकिन अगर कोई ऐसी आपदा आती है, चाहे वो वैश्विक हो या थोड़ी स्थानीय, और समाज का ताना बाना बिखर जाता है, तो फिर क्या होता है? कैनेडियन प्रेपर का स्रोत इस पर कुछ कहता है? हाँ, वो स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ऐसी स्थिति में समुदाय और उसमें मौजूद हुनर कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सिर्फ अपने लिए सामान इकट्ठा कर लेना काफी नहीं होगा। लंबे समय तक टिके रहने के लिए लोगों को मिलकर काम करना होगा। किस तरह के हुनर जरूरी होंगे? सोचिए, बुनियादी जरूरतें क्या होंगी? खाना उगाना या ढूंढना, खेती, शिकार, बीमार या घायल लोगों की देखभाल, चिकित्सा, रहने की जगह बनाना या मरम्मत करना, निर्माण इंजीनियरिंग, चीजों का लेन देन या झगड़े सुलझाना, कूटनीति, मध्यस्थता, सबके लिए खाना बनाना और उसे सुरक्षित रखना, खाना पकाना, संरक्षण, और बाहरी खतरों से या आपस में ही सुरक्षा सुनिश्चित करना, रक्षा, सुरक्षा। ये तो बिल्कुल अलग तरह की दुनिया होगी। हाँ, ये उन कौशलों की वापसी होगी जो शायद आधुनिक जीवन में पीछे छूट गए हैं, लेकिन ये किसी भी समूह को जिंदा रहने और शायद दोबारा समाज को खड़ा करने के लिए बेहद जरूरी होंगे। आत्मनिर्भरता के साथ साथ आपसी निर्भरता भी उतनी ही जरूरी होगी। और अब आते हैं शायद सबसे गंभीर स्थिति पर, परमाणु युद्ध। ओपन मैथ साइंस का जो स्रोत है वो इससे बचाव के बारे में क्या बुनियादी बातें बताता है? देखिए, परमाणु युद्ध बेशक सबसे भयावह स्थितियों में से एक है, लेकिन स्रोत बताता है कि अगर आप सीधे धमाके के केंद्र में नहीं हैं, तो बचने की संभावना है अगर कुछ बुनियादी कदम उठाए जाएं। जी। सबसे पहली और जरूरी चीज है फौरन आश्रय लेना। फौरन मतलब कितनी देर में? धमाके की तेज चमक देखने के 10-15 मिनट के अंदर, क्योंकि उसके बाद रेडियोधर्मी धूल, जिसे फॉलआउट कहते हैं, गिरना शुरू हो सकती है, खासकर अगर धमाका जमीन के पास हुआ हो। आश्रय कहाँ लेना चाहिए? सबसे अच्छी जगह है कोई मजबूत कंक्रीट की इमारत का बेसमेंट या जमीन के नीचे का कोई हिस्सा। अगर वो संभव ना हो तो किसी बड़ी इमारत के बीच का हिस्सा, खिड़कियों से दूर। मकसद है अपने और बाहर के फॉलआउट के बीच ज्यादा से ज्यादा मोटी दीवारें या सामान रखना। और कितनी देर तक अंदर रहना जरूरी है? फॉलआउट का खतरा समय के साथ तेजी से कम होता है, लेकिन शुरुआती 24 से 48 घंटे सबसे खतरनाक होते हैं, इसलिए कम से कम इतने समय तक तो अंदर ही रहना चाहिए। आदर्श रूप से अधिकारियों से सुरक्षित होने का संकेत मिलने तक, जो शायद 2 हफ्ते या उससे ज्यादा भी लग सकता है, अंदर ही रहना सबसे सुरक्षित है। 2 हफ्ते अंदर बंद। खाने पीने का क्या होगा? यहीं पर वो आपातकालीन किट काम आती है। पानी और खाना जो आपने पहले से जमा किया है, और बहुत जरूरी बात, सिर्फ वही खाना और पानी इस्तेमाल करें जो सील बंद कंटेनर में था, ताकि वो फॉलआउट से दूषित ना हुआ हो। बाहर से कुछ भी अंदर लाने से बचें। और हवा, क्या वो भी खतरनाक हो सकती है? हाँ, अगर फॉलआउट बहुत ज्यादा हो, इसीलिए आश्रय ऐसी जगह हो जहां हवा कम आती हो, और दरवाजे खिड़कियों को सील करने के लिए प्लास्टिक शीटिंग और टेप काम आ सकता है। ये सब जानना बहुत जरूरी है।
भले ही हम उम्मीद करें कि इसकी कभी जरूरत ना पड़े। बिल्कुल, ये बुनियादी जानकारी ही जान बचाने और ना बचाने का फर्क साबित हो सकती है। तो हमने आज काफी सारे अलग-अलग स्रोतों और जोखिमों पर बात की। आर्थिक मंदी, ईएमपी, इंटरनेट बंद होना, वैश्विक आपदाएं, परमाणु युद्ध और इनसे जुड़ी तैयारी की रणनीतियां। कुल मिला के क्या सार निकलता है इन सब से? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सार यही है कि आज के ज़माने के खतरे बहुआयामी हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और तैयारी का मतलब सिर्फ एक इमरजेंसी बैग पैक कर लेना नहीं है। हाँ, इसमें आर्थिक स्थिरता की योजना बनाना शामिल है, जरूरी सामान और दवाएं रखना शामिल है, संचार के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचना और योजना बनाना शामिल है। नए हुनर सीखना शामिल है, चाहे वो फर्स्ट एड हो या कुछ और शायद सबसे बढ़कर मानसिक रूप से लचीला बनना, अनिश्चितता से निपटना सीखना और समुदाय के महत्व को समझना शामिल है। ये सारे स्रोत अलग-अलग दिशाओं से आकर इसी एक बात पर जोर देते हैं, तैयारी महत्वपूर्ण है, प्रोएक्टिव होना महत्वपूर्ण है। हाँ, और ये सिर्फ डरने की बात नहीं है, बल्कि सशक्त महसूस करने की बात है कि अगर कुछ अनपेक्षित होता है तो आप पूरी तरह असहाय नहीं होंगे। बिल्कुल। तो अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं, जो इन स्रोतों से ही निकलता है, लेकिन जिस पर हमने सीधे बात नहीं की। हाँ, एक सवाल जो मन में आता है वो ये है कि जैसे जैसे हमारी दुनिया तकनीक के जरिए और ज्यादा जुड़ती जा रही है, क्या हम अनजाने में और ज्यादा असुरक्षित भी होते जा रहे हैं? क्या हमारी भेद्यता उसी अनुपात में बढ़ रही है? और क्या हमारी तैयारी की रणनीतियां, हमारी सोच इस बढ़ती हुई जटिलता और निर्भरता का ठीक से सामना कर पा रही हैं? या फिर शायद भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती तकनीकी विफलताओं से निपटना नहीं होगी, बल्कि मुश्किल समय में इंसानी सहयोग, विश्वास और शासन व्यवस्था को बनाए रखना होगी। इस पर सोचना जरूरी है। जरूर। ये सोचने के लिए एक अहम नुक्ता है। आज की इस गहरी चर्चा के लिए आप